गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शाम 5 बजे की डिबेट सीधी बात प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बीजेपी नेता जेपी नड्डा बेफर पड़े। जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए जेपी नड्डा ने कहा, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की रैली में इस तरह की बातें हो रही हैं जो बताती हैं कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा, यह नामदारों के झुठलाहट को स्पष्ट इंगित करती है। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, उनकी मृत्यु की कामना करना निंदनीय है। सीधी बात में डिबेट से पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। में झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, कोई पहली बात है? आज मैं देश के सामने ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के पिताजी रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी दादी रही हैं प्रधानमंत्री, उनके परनाना रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं और गैर जिम्मेवारी से बोलते हैं। नहीं, मुझे लगता है, मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। आप बताइए, कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं,
पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब डिबेट का वक्त हो चला है। सीधी बात में मेरे साथ खास पैनल है, स्वागत कीजिए पल्लवी सिंह जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। पल्लवी जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राकेश प्रजापति हैं, कुछ वक्त में जुड़ने वाले समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन वक्त हो चला है सीधी बात के सवाल का। जी हाँ, सुलगते सवाल वो कौन कौन से सवाल हैं जिस पर आज हम डिबेट में लगातार प्रश्न करने वाले हैं। पहला सवाल, पीएम के अपमान से विपक्ष को आखिर क्या मिलता है? कोई फायदा तो मिला नहीं, हमेशा करारी हार का सामना करना पड़ा है। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस को देश से पीएम पर किए गए अपमानित टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए? और सवाल नंबर 3, सीधी बात में जो सुलगते सवाल हैं, कांग्रेस नेता बार बार पीएम को अपशब्द क्यों कहते हैं? इससे आखिर क्या फायदा मिलता है? कोई सियासी माइलेज तो मिलता दिख नहीं रहा है। सवाल नंबर 4, जी हां, सीधी बात में सुलगता सवाल नंबर 4, बयान के बाद कांग्रेस लीडर चुप क्यों हैं? जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें कम से कम इस बात पर सफाई तो जरूर देनी चाहिए कि कांग्रेस के इस नेता कार्यकर्ता ने पीएम के लिए यह अपशब्द कहे। और सवाल नंबर 5, क्या कांग्रेस लीडरशिप ने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है, जबकि कार्रवाई इस पर होनी चाहिए थी? जी हां, अब पैनल का रुख कर लेते हैं। पल्लवी जी का तारुफ मैं करा चुका हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब विपक्ष ने टिप्पणी की है, जनता ने जवाब दिया है अपने तरीके और सलीके से। बिहार हमारे पास एग्जाम्पल है, यूपी हमारे पास एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हमारे पास एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब पॉलिटिकल सटायर पीएम के खिलाफ हुआ तो जनता ने उसका जवाब अपने तरीके से दिया है। आज फिर से देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात कह रहे हैं। देखिए अमित जी, ये लोग नाम लेते हैं कि वोट चोरी की रैली कर रहे हैं, इसकी रैली कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सीना चोरी की रैली है ये, धमकीखोरी की रैली कर रहे हैं, संविधान पे वार की रैली कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, परिवार तंत्र को संविधान से हमेशा से ये ऊपर रखते आए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और विदेश में जाके राहुल जी क्या करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी माता जी को गाली देते हैं। रागिनी जी ने भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एआई वीडियो बनाया था। राहुल जी ने क्या बोला कि मोदी जी हिटलर की मौत मरेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सोची समझी इनकी साजिश है। ये दिखा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई, अब अराजकता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह से पूरे देश में से ये समाप्त होते जा रहे हैं। इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। जो कुछ राज्य बचे वहां से भी समाप्त हो जाएंगे, तो उसका ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, ईवीएम पे फोड़ेंगे। यही सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आता है, लेकिन जनता बखूबी समझती है, उसको भी समझ में आता है। आप बिल्कुल, आपको जो कह रहे हैं कहिए, आपने देखा ही था और बिल्कुल सही बात है। जैसे मुगलों का 6 बार उन्होंने शासन किया, उसके बाद समाप्त हो गया ना, तो आपके भी द लास्ट मुगल की तरह आपकी भी एक किताब छपेगी, उसी में भी आपके बारे में होगा। बाकी आपका तो समाप्त ही हो रहा है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप वहां पे आप बोल रहे हैं वोट चोरी की रैली निकाल रहे हैं, वहां पे बैठ के आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। बेहद शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं। जो सुविधाएं, जो योजनाएं मिलती हैं, उनका लाभ वो भी उठाते हैं। लाभ उठाने के लिए बिल्कुल सभी कार्यकर्ता आ जाएंगे, उस समय देशवासी बन जाएंगे। लेकिन गाली देने के लिए बाकायदा टीवी पे आके गाली दे रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े पदाधिकारी, कितना भी पल्ला झाड़ लें, लेकिन ये सत्य है। और उसकी बाकायदा वीडियो है, वहां पे खड़े होके गाली दे रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। इसकी कोई, और इसकी पूरी, कहते हैं ना, इसको पलट के आएगा और जनता इसका बहुत अच्छे से जवाब देगी, जैसे पहले देती आई है। जी ठीक है। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर राम जी, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल से मेरी इस सब्जेक्ट पर डिबेट नहीं थी
कम से कम आपके माध्यम से जनता को ये तो पता चल रहा है कि हमारी एक दिल्ली में रैली हुई थी, क्योंकि मैं सुबह अखबार भी पढ़ता हूँ, जितने भी अखबार आए हैं मेरे पास में, मैंने पहला पेज देखा, मैंने कहा अरे मैं रैली में गया, रामलीला मैदान अंदर भरा, लाखों लोग बाहर, अखबार के पहले पेज पर खबर ही नहीं, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पर भी नहीं। देखा तो जो अपने आप को सबसे बड़ा अखबार कहता है उसके 11वें पेज पर, 10वें पेज पर 4 लाइन की खबर। और चूंकि मैं कांग्रेस की महारैली कार्यक्रम में गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी भाषण सुने मैंने, राहुल जी के भी सुने, प्रियंका जी के भी सुने, तो कम से कम इसके माध्यम से मुझे ये बताने का तो मौका मिल रहा है कि राहुल गांधी जी ने वहां कहा था सत्यमेव जयते, और मोहन भागवत जी कहते हैं कि सत्ता सत्य से बड़ी है, ताकत होनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, सत्य सबसे बड़ा है, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस कानून को बदलेंगे जिसमें जो 3 चुनाव आयोग प्रमुख हैं, 1 प्रमुख हैं और 2 उनके साथ में है, इन तीनों पर भारत की जनता FIR नहीं कर सकती है, इन तीनों के विरोध में भारत की जनता कोर्ट नहीं जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने ऐसा कानून बना दिया है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएं और प्रधानमंत्री बनाएं। इसलिए देश की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, मानता है। आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री को वोट चोर कहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि ये लोग वंदे मातरम की बात करते हैं, इन्होंने हमारा वंदे मातरम चुरा लिया। नरेंद्र मोदी जी तो तब पैदा ही हुए थे और अमित शाह तो उस समय बच्चा था, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मैं देश के लिए आज यहाँ रैली में हूँ, 8 घंटे का मेरे बेटे का ऑपरेशन चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा मैं स्वयं अंदर था, रामलीला मैदान में था, वहां कोई ऐसा नारा नहीं लगा था। हाँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की, लेकिन सब जगह म्यूट पाया गया। तो मैं तो कहता हूं कि आप उस नारे को जो लाडली बहनाओं ने जो चलाया है, लाडली बहनाएं उस नारे को बोल रही हैं, तो उसको चलाना चाहिए। एक्चुअल जनता को पता तो चलना चाहिए, क्योंकि राजनीति में मैं हमेशा से देख रहा हूं कि विरोधी नेता के बारे में बोला ही जाता है मुर्दाबाद। मुर्दाबाद का मतलब क्या होता है कि तू मर जा, तेरा विनाश हो, तेरा सत्यानाश हो। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या मुर्दाबाद के नारे बीजेपी के नेता नहीं लगाते हैं? बस उन्होंने क्या बोल दिया, कब्र खुदेगी। ठीक है, वो मैंने सुना नहीं है, मैं मान लेता हूं कि वो ऐसा बोला होगा लाडली बहनाओं ने कि कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब वो बोल देती कि अंतिम संस्कार होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब उनको बेचारियों को नहीं पता कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो इंसान पैदा होता है मरता है, अंतिम संस्कार तो उसका होता है। अब फिर उनको ये भी नहीं पता कि मोदी जी कह चुके हैं मैं पठान का बच्चा हूं, तो पठान के बच्चे का तो कब्र खोदकर भी अंतिम संस्कार होता है। तो मुझे बड़ा सही लगा कि इसके माध्यम से मैं अपनी जो वोट चोरी की जो बात है जनता के माध्यम तक जनता तक पहुंचाने में सफल रहा। और ये नारे बीजेपी लगाती है, कांग्रेस लगाती है, नारे सब लगाते हैं और महिलाएं लगाती हैं, हमारे जो धार्मिक गुरु है वो तक कहते हैं ठटरी बंदे। तो ये नारे तो चलते हैं हमारे देश में। जी जी, प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आलोक जी से एक रिएक्शन ले लूँ। डॉक्टर आलोक, देखिए डॉक्टर राम पांडे तो मना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं लग भी गए नारे तो क्या हो गया। तो एक पॉलिटिकल मतलब राजनीति में एक कहा जाता है कि नॉन पार्लियामेंट्रियन लैंग्वेज होती है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी तो यही करते रहते हैं, हमारी बहन ने अगर बोल दिया तो क्या हो गया। डॉक्टर आलोक नहीं बिल्कुल, लेकिन मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी दोनों सिनोनिम्स नहीं है। मुर्दाबाद सिर्फ एक बेइज्जती करने के लिए कि आपने ऐसे काम खराब किए। मुर्दाबाद दैट इज ए स्लोगन। आप उसको बहुत पांडे जी, आप बहुत राम पांडे जी, आप इसको इतना सरल मत करिए, ठीक है ना। और ये लगातार आप एक मोदी को देखिए, किसी के मरने की विश करना और उसे एक्सेप्ट करना, कहाँ नहीं कर दिया होगा। आप देखिए कितना आनंद ले रहे थे पांडे जी के, हाँ कर दिया होगा हमारी बहनों ने। एक तो मतलब अभी बिहार में आपने देखा था ऐसी किसी मंच से कुछ कहा गया था जब कांग्रेस के राहुल गांधी चले गए थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको कितना टूल बनाया था। आपने मोदी को मोदी बनाया है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस ने जिस तरह के मौत के सौदागर से शुरू जो हुए, और आप अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे, मोदी के ऊपर आप गाली फेंकोगे, वो उसको वोट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
और ये बात आपको ऑन कर रहे हैं बार बार लगातार। अगर आपको कुछ करना है, अब जैसे राहुल गांधी का एक बयान है कि वो वोट चोरी होने से पॉल्यूशन बहुत है। अरे एक्सप्लेन तो करो कि वोट चोरी होने से गलत सरकार बनती है और गलत सरकार बन रही है तो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर रही है। आप सीधे मिला देते हैं चीजों को, जनता को समझ में नहीं आता कि वोट चोरी होने से पॉल्यूशन कैसे बहुत हो गया। समझाओ तो कम से कम चीजों को। कभी भी इस तरह से मोदी को आप पिछले 15-20 साल से गाली ही दे रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि आप पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर सीटें जोड़ दी जाए तो बीजेपी की इस बार जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है 240, आप वहां भी नहीं पहुंच पा रहे। 3 लोकसभा के चुनाव को मिला दिया जी। तो मोदी को जब भी आप गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी को तो आनंद आ जाता है। आप देते रहिए नारे, वो तो मौज में है, वो तो और लगेगा काम करने की क्या जरूरत है। अब तो गाली दिया है, बस इसको बुनाएंगे। तो मुझे लगता है ठीक है, अगर आपको आप मानते हैं कि ये मुर्दाबाद के बराबर है, मोदी तू मर जा मोदी तू, ये मुर्दाबाद के बराबर है, तो फिर कांग्रेस की। लेकिन डॉक्टर आलोक पांडे, आप देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। मणिशंकर अय्यर से लेकर और अभी तक आप देखें तो मेरे पास तो बाकायदा लिस्ट है 250-300 गालियों की जो कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी को दी है। एक प्रोग्राम में मैंने वो पूरे ग्राफिक्स चलाए भी थे, आपको याद, आप उस डिबेट में थे भी। तो मैं कह रहा हूं, क्या बिना किसी को बिलो द बेल्ट वार किए क्या आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते? क्या आप पॉलिटिकल जो आपका एक रेनेंसा है वो नहीं हो सकता? कांग्रेस लगातार सारे विधानसभा चुनाव हार रही है, लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, बिहार में देखिए 19 से कितनी सीटों पर आप पहुंच गए। तो जनाधार मजबूत करने की बात है। 27 में यूपी में चुनाव है और अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, वहां पर मुझे लगता है ये काम होमवर्क करने का है और मजबूत होने का, जनता के बीच में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने का है, अपना विश्वास और अपना नारा, अपना स्लोगन पे काम करने का। लेकिन अभी भी उसी पे लगे हुए हैं हम लोग। राहुल गांधी कहते हैं वोट के लिए मोदी जी स्टेज पर आकर नाचने लगेंगे। बिहार में उन्होंने ये बयान दिया था। अमित भाई, एक चीज होती है जब हम चिढ़ के चरम बिंदु तक, नफरत के एक चरम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, किसी व्यक्ति की सक्सेस को स्वीकार नहीं कर, तब आता है ये इस तरह के बयानों का सिलसिला। मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं आप, तो उसने नफरत न कर। देखिए, लोकतंत्र में नफरत का स्थान नहीं। और कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, उसने तो हर समय देखा बुरा से बुरा। भाई, अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 79 लोगों ने किया था, 79 से कम तो अभी आप नहीं है। आपके 100-99 सांसद है। जब हम 79% 79 लोगों से कम हो जाए तब आप अपनी स्थापना से कम में पहुंचेंगे। तो आप तो जहां से चले थे वहां क्यों 79 लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप तो अभी भी बहुत आगे हैं। आपसे गरिमा की उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से, क्यों? क्योंकि आप 100 साल आपने इस देश में स्थापित किए हो गए, 60 साल आपने शासन किया है। और भारतीय जनता पार्टी गलती भी करे तो उसकी माफी, अभी वो यंग बच्चा है। कांग्रेस तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ द इंडिया है, उसकी माफी नहीं मिलती है। और अगर आप इस लेवल तक चिढ़ते हैं कि मोदी को एब्यूसिव बोल करके आनंद ले गए, आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन उस आनंद का खामियाजा आपको चुनावी हार के रूप में और ज्यादा भुगतना पड़ा। ऐसा गालियों का इतिहास बताता है। हो सकता है कि अभी राम पांडे जी ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं। जो सामने रिजल्ट है, जो सामने गालियां हैं, ये दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पर, भारतीय जनता पार्टी को करप्शन पर, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पर, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष ये भी एक परिवारवाद की उपज है। इनके फादर भी नेता थे, पहली पीढ़ी की तो नहीं, जो नए अध्यक्ष बनाए गए कार्यकारी। आप परिवारवाद पर हमला करिए ना। कोई भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है कभी हमेशा अच्छे काम नहीं कर सकती, उस पर जनता में असंतोष तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन गाली दे करके आप सिंपैथी पैदा करते हैं असंतोष की। ठीक है पल्लवी सिंह जी, चलिए गाली मिल रही है लेकिन फायदा तो हो रहा है। जितनी बार पीएम मोदी को कोसा गया, बीजेपी की परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल 4 टाइम्स बेटर हुई है। तो अच्छा है, लोकसभा विधानसभा चुनाव है बंगाल में, यूपी में, पल्लवी जी, इट्स गुड साइन। देखिए, गाली किसी को देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुर्दाबाद के नारे जैसे अभी बोल रहे थे, आलोक जी भी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और मोदी जी की जो गालियों की 150 से ज्यादा की लिस्ट है जो पूरी गिनाई जा सकती है। आप कह रहे हो कि नारे लगते रहते हैं, किसी को नीच कहना क्या अच्छी बात है? भस्मासुर कहना अच्छी बात है क्या? बिच्छू, चाय वाला, राक्षस, अनपढ़,
बहुत इतने सी सारी आपकी बिच्छू, राक्षस वोकैबुलरी और इतनी स्ट्रांग है। मौत का सौदागर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि मौत हम- का सौदागर, अनपढ़, चाय वाला, अरे पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट बकायदा है। और भस्मासुर के बारे में शायद कांग्रेस पार्टी जानती नहीं है। भस्मासुर को कहते थे कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता था। तो आप देखिए, आप अपनी पार्टी में देखिए भस्मासुर कौन है, कौन हाथ रख रहा है जो कांग्रेस पार्टी भस्म होती जा रही है। तो इसलिए बोलने से पहले सामने भी देखें कि भस्मासुर आपकी पार्टी में ही बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी में ही। और आप गाली दें, आप जो भी करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका यही काम करने का तरीका है। आपका इलेक्शन, आपका शायद ये एजेंडा होगा, आपका ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि शायद गाली देंगे पर उससे आपको कोई भला नहीं होगा, क्योंकि जनता समझ रही है ना कि आप किस तरीके पे माओइस्ट वाली जो सोच है आपकी वो दिख रही है स्पष्ट रूप से। तो उससे क्या हो रहा है कि फायदा तो अल्टीमेटली उसी को होगा जो जनता के लिए काम करेगा। आप ऐसे सब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या लग रहा है, जनता आपको भाव देगी? जनता भी समझ रही है ना कि आप क्या क्या शब्द चुन चुन के ला रहे हैं। लेकिन पल्लवी जी, कांग्रेस और का पक्ष आप- ये रहा है पल्लवी जी कि कांग्रेस के नेताओं ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, राहुल जी के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है चुनावों के दौरान, और वो ऑन रिकॉर्ड है। मीडिया में हमने वो बयान हमने चलाए, वो बयान हमने देखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की ओर से प्रहार हो रहे हैं। आपके नेताओं ने भी बहुत सारे अपशब्द ऐसे कहे हैं जो शायद शोभा नहीं देते सोनिया जी के लिए या प्रियंका जी के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं शोभा देते हैं। तो बाण तो दोनों तरफ से बराबर चल रहे हैं। हाँ, कभी 19 आप, कभी 20 कांग्रेस, फर्क तो यही है। अमित जी देखिए, जी, अपशब्द का प्रयोग नहीं, गलत है, बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ मैं इस चीज को, किसी के लिए भी हो गलत है वो। मृत्यु की कामना करना, किसी की सीधे कब्र खोद देना, कहाँ तक उचित है बताइए आप? राइट। प्रधानमंत्री जी के लिए आप थोड़ा तो लेकर आइए, आप थोड़ी तो उनके लिए इज्जत रखिए। आप तो बिल्कुल उनको पता नहीं क्या बना के रखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, चाय वाले हैं, भस्मासुर हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीजें आप दुनिया के जितने भी सिनोनिम्स कहते हैं वो आप उनको दिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली एक शब्द होता है हिंदी में बोलते हैं उपमा देना शायद, तो आप उनको उन नामों से देते जा रहे हैं, उससे कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है। अरे आप जिसलिए जुटे हैं, आप वोट, और अभी भी समय बाकी है बिहार डॉक्टर इलेक्शन राम में, पांडे इसी बात से यदि खुश आपको है, कम से लगता कम है- दिल्ली की रैली के बारे में जिक्र तो हो रहा है मीडिया में, अखबारों में कहीं चला नहीं, टीवी पे कहीं चला नहीं। डॉक्टर राम पांडे इसी से बहुत खुश है कि कम से कम अमित ने ये डिबेट तो की, कम से सही कम बात है, पता तो कहीं चला से कि तो दिल्ली नाम में रैली उछला। हुई है। डॉक्टर राम पांडे, हाँ, कहीं जी। से तो नाम उछला। जी जी जी, धन्यवाद। जी। क्योंकि देखो, हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी राहुल गांधी जी की। जी, मैं भी उस यात्रा में था, मध्य प्रदेश में पूरा साथ था। मैं देखता था मीडिया में कोई खबर ही नहीं है। फिर मुझे सुनाई दिया कि किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने बड़ा सर्च किया कि कौन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ, मुझे मिला ही नहीं। बस भीड़ का ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, एडिट किया है, लेकिन वो आज तक नहीं पता चला। हाँ, तो कम से कम वो भारत जोड़ो यात्रा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के कारण पूरे देश में मतलब उस पर डिबेट हुई कि कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और अभी देखो, मोदी जी की इज्जत सम्मान की बहुत बात चल रही है। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी की दिल्ली में अभी एक मंत्री हैं, उन मंत्री ने बहुत तारीफ की है मोदी जी की। आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उनका नाम है कपिल मिश्रा। और उन्होंने दिल्ली विधानसभा में उनके चरित्र के बारे में, उनके सम्मान के बारे में जो बोला है, आप जरूर देखिए। उन्होंने कहा है कि जब कपिल मिश्रा की बता रहा हूं, जो अभी वर्तमान में भाषा के, संस्कृति के, आर्ट के मंत्री हैं, कि नरेंद्र मोदी जी का चरित्र क्या है कि महिला सरकारी गाड़ी में उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में जाती है और उनके बेडरूम के पास वाले कमरे में रुकती है। महिला का 2 दिन के लिए मोबाइल बंद कर दिया जाता है, महिला का पीछा किया जाता है, उस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है जो उस महिला के संपर्क में था। तो मैं तो मोदी जी, और जब उस कपिल मिश्रा ने जब ये डिस्क्लोज किया विधानसभा के अंदर, ये विधानसभा के अंदर ये जानकारी है, जब विधानसभा में बोला जाता है, उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी ने कपिल मिश्रा को अपनी पार्टी में लिया कि अरे इसको बीजेपी ले लो, नहीं तो ये तो पूरा ही इज्जत का सत्यानाश कर देगा। और उस कपिल मिश्रा को, मतलब मैं नहीं समझता कि कपिल मिश्रा के बराबर मोदी जी के बारे में इतना किसी ने बोला होगा। आपके दर्शक यदि उस वीडियो को देखने लगेंगे
तो मोदी जी से नफरत करने लगेंगे। जो बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के चरित्र के बारे में कहा है। अब फिर आ जाती है वही बात कि ये कहा वो कहा। देखिए, हमारे देश में अभी हम देख रहे हैं, मेरी जितनी भी डिबेट हो रही है पिछले 7-8 साल से इसी पर हो रही है। उस नेता ने ये कहा, उस विधायक ने ये कहा, उस कार्यकर्ता ने ये कहा। मैं नहीं देख रहा हूं कि इस पर कोई डिबेट हुई है आज तक कि डॉलर 90 के पार हो गया, प्रधानमंत्री की गरिमा 0 हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म हो जाती है यदि रुपए की कीमत गिरती है। भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म हो जाती है कि यदि रुपए की कीमत गिरती है। आलोक पांडे जी ने भी सुना होगा, और उनके जो इस तरह के बयान हैं नरेंद्र मोदी जी के, मुझे लगता है आलोक पांडे जी भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो एक ताश का पत्ता है जो चुनाव जीतने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फिर इनको न तो कब्र से बुरा मानना चाहिए, न मुर्दाबाद का बुरा मानना चाहिए, नॉन बायोलॉजिकल है। तो मैं चाहूंगा आलोक पांडे जी भी उनके, फिर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है, कैसे घुसपैठी अंदर आ जाते हैं, कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो 11 साल से घुसपैठिए कैसे अंदर आ रहे हैं। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी ने उठाई है, वही बात कल योगी जी ने उठा दी। योगी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि जब 16 करोड़ हमारे वोटर हैं तो इस SIR रिपोर्ट के बाद 12 करोड़ कैसे हो गए। 16 करोड़ कीजिए उनको, ये 4 करोड़ हमारे वोटर हैं। अब बताइए, बीजेपी उनको कह रही थी घुसपैठिए, अब योगी कह रहे हैं ये 4 करोड़ हमारे वोटर हैं। ठीक है डॉक्टर, नरेंद्र मोदी जी ने योगी के वोटर काट दिए क्या? डॉक्टर आलोक, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे, पल्लवी जी भी जो बात कह रही हैं वो भी बहुत वाजिब है, डॉक्टर राम पांडे भी जो तर्क दे रहे हैं वो भी बिल्कुल वाजिब है। लेकिन पहले भी पॉलिटिकल सटायर हुआ करते थे, पॉलिटिकल कटाक्ष हुआ करते थे, एक दूसरे पर बयानबाजियां होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्तर बहुत ज्यादा गिरने लगा है। पब्लिक डोमेन में भी यह बात जाती है, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसी बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कट्टे और तमाम जो जुमलों का इस्तेमाल हुआ वो बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सामान्य बात थी, लेकिन हम यूपी के रहने वाले लोग या MP के रहने वाले लोग या छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग या देश के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा वो अटपटा लगा था सुनने में। इसके अलावा फिर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, योगी आदित्यनाथ ने अप्पू टप्पू पप्पू चप्पू वाला जो बयान दिया, तो बिहार के लिए बहुत सामान्य बात है। लेकिन हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो खड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में लिखने में, हमें थोड़ा अब्रप्ट लगा सुन के भाई कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक देश का मंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष जो इतनी बड़ी छवि के नेता है राहुल गांधी, तो ये पब्लिक डोमेन में भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन क्या नेताओं को यह बात नहीं पता है? अगर हम और आप ये बात समझते हैं आलोक जी। अमित जी, जब पहले सटायर होता था उस समय राजनीतिक विद्वेष थोड़ा कम था। अब राजनीतिक विद्वेष ज्यादा है, अंदर तक है, लोगों के अंदर चिढ़ है। उसका कारण है कि जब एक एलीट क्लास तक भारतीय राजनीति सीमित थी कि एक वही लोग सत्ता पर आएंगे, उसके बाद जब एक ऐसा व्यक्ति आता है जो OBC कास्ट का है, जिसकी माँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी या बहुत आर्थिक स्थिति में बड़ा कमजोर है, जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो एक उस एलिटनेस ब्रेन को स्वीकार नहीं होते। right. उसके बाद जो फिर छीटाकसी का स्तर गिरा, और दोनों तरफ से गिरा, ऐसा नहीं है, गिरा दोनों तरफ से है। जो नॉन एलिट से आया था प्राइम मिनिस्टर बना, वो आज भी जो एलिट क्लास है उसको भी कहता कि ये तो नामदार लोग हैं, मैं तो कामदार हूं। अब तुम्हारा नाम दुनिया, फिर ये तो ड्यूअल कैरेक्टर हो गया। एक समय भारतीय जनता पार्टी कहती मोदी जी का नाम संपूर्ण विश्व में है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम तो काम वाले आदमी, हम तो, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। तो तय कर ले भारतीय जनता पार्टी कि मोदी जी नामदार है कि कामदार है, क्योंकि मोदी कहते हैं कि वो कामदार है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो नामदार है। तो ये जो चिड़ है नामदार वर्सेस कामदार की, ये जो डिवीजन है एलीट वर्सेस नॉन एलीट का, ये जो बंटवारा है, इससे कहीं ना कहीं पर अंदर से वो जो नॉन एक्सेप्टेंस है, मोदी विपक्ष को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। जर्सी गाय किसको कहा था मोदी जी ने, क्यों कहा था? आप सोचिए, हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा था मोदी जी ने? वही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को कहा था ना। सोनिया गांधी को आप जर्सी गाय कह रहे हैं प्रधानमंत्री होके, फिर आप उम्मीद करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कहा जाए।
तो भैया गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं। जब कांग्रेस चलाती है तो बीजेपी बिल बिलाती है, जब बीजेपी चलाती है तो कांग्रेस बिल बिलाती है। दर्द दोनों को है और पब्लिक को दोनों चीज अच्छी नहीं लग रही। लोकतंत्र में एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिशियन, एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट, अच्छा हो बुरा हो, अगर जनता चुनाव जिता रही है तो वो थॉट सही है, ये बात विपक्ष को मानना पड़ेगा। नहीं आलोक जी, एक बात और भी है, पक्ष को ये मानना पड़ेगा। मैंने देखा कि पब्लिक नॉन रिएक्टिव हो गई तो है। भी थॉट सही है। जी आलोक जी, मैंने देखा कि पब्लिक नॉन रिएक्टिव हो गई। अब हमें भी समझ में आ गया कि नेता नगरी जो करते हैं, ये पता है कि ये मौका, इलेक्शंस, सटायर, अब पब्लिक भी समझने लगे भाई कि इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। चाहे वो पीएम कहें, चाहे कोई भी कहे, चाहे राहुल कहें, चाहे प्रियंका कहें, इसको सीरियस लेने की जरूरत अब नहीं है। पब्लिक डोमेन में ये मैसेज बहुत क्लियर है। राकेश प्रजापति मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनकी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत मुखरता से पीएम मोदी के लिए बहुत विशेष बयान दिए हैं। राकेश प्रजापति, आप थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस की रैली में जो बातें कही गई, कब्र खोदने वाला जो मसला था, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की हैं, पीएम मोदी को लेकर हो, चाहे बीजेपी के बाकी नेताओं को लेकर हो। राकेश प्रजापति जी, आप क्या कहेंगे? या पॉलिटिकल सटायर तक बात सीमित रखनी जरूरी थी? बहुत पर्सनल हो गया मामला अब। राकेश प्रजापति, राकेश जी, कैन यू हियर मी? राकेश जी, एम आई ऑडिबल? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। पल्लवी जी, आई विल कंटिन्यू विद यू कि पॉलिटिकल सटायर से मामला बहुत ऊपर चला गया। पल्लवी जी, मुझे लगता है ये बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी को कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा नहीं बोलना है, इससे कम नहीं बोलना है। संसदीय भाषा का एक इस्तेमाल, एक ग्रामर बनाइए। जैसे हम मीडिया स्टडीज करते तो हमें एक ग्रामर मिलता था डॉक्टर राम पांडे कि ये शब्द नहीं लिख सकते, ये शब्द लिख सकते हैं, ये बोलना गलत होता है, ये नहीं बोलना चाहिए। तो हम एक ग्रामर फॉलो करते हैं अभी भी टीवी में। और आप चाहे प्रवक्ता डिबेट का स्तर कितना भी नीचे या ऊपर लेके चले जाएं, हम एंकर्स, हम पत्रकार थोड़ा सा संयमित रहने की कोशिश करते हैं डिबेट में। यह देखा था कुछ पत्रकारों की भी जबान फिसली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पत्रकार बड़े पाक साफ हैं, लेकिन पल्लवी जी, थोड़ा सा तो ग्रामर फॉलो होना चाहिए। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में थोड़ा तो ग्रामर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपको सोच के बोलना चाहिए कि सामने वालों को कोई चीज खराब भी लग सकती है और कुछ आप बहुत ही खराब बोल सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और पीछे वीडियो चल रहा था नरेंद्र मोदी जी का, तो बोल रहे थे ये मोदी बोल रहा है क्या? दिस वाज द लैंग्वेज, आई मीन द वे ही वाज स्पीकिंग, ये मोदी बोल रहा है क्या? ऐसे वो पत्रकार से पूछ रहे थे। तो कम से कम थोड़ा भाषा का रखना चाहिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं। आप प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझे कि पार्टी का स्तर क्या है। पार्टी का स्तर बहुत ज्यादा निर्धारित होता है जब आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सामने डिबेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यह होना चाहिए और ये कोई ग्रामर लेके नहीं चलेगा अमित जी, ये आपके अंदर से आता है। ये दिखाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, कैसी भाषा का प्रयोग आप करते आ रहे हैं। इसको आप सिखा नहीं सकते हैं। पल्लवी जी, तो दोनों लोगों पे लागू होती है फिर तो। कांग्रेस भी कहेगी कि पीएम की अपब्रिंगिंग कैसी है, वो भी कह सकती हैं अगर आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं तो। नहीं अमित जी, आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने, आप वहां की जो महिला प्रवक्ता हैं, इवन आप सुप्रिया श्रीनेत्र जी को देख लीजिए, कैसी लैंग्वेज का यूज उन्होंने कंगना रनौत जी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये तो बहुत डीपली आप जाएंगे तो बहुत सारे इंस्टेंट, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ कि महिला पत्रकार भी वहां तू तड़ाक करके और कैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, इवन पुरुष प्रवक्ताओं के लिए। तो अगर आप ऐसे ही इंस्टेंट उठाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो नीचे गिरने वाली बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए, जाति सूचक जो शब्द हैं उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एक बॉडी शेमिंग हो गई, एक जाति सूचक शब्द हो गए, लेकिन आप करते हो, आप पढ़ाई पे जाते हो, आप इस पे जाते हो, आप किसी के प्रोफेशन पे जाते हो, चाय वाला बोलते हो, ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से संबोधित करोगे? जवाब ले डॉक्टर राम पांडे, इट्स योर काउंटर सर। डॉक्टर राम, और एक चीज और, मुझे मेरी वैसे तो आवाज नहीं आ रही थी, बट बीच में एक जगह कनेक्ट हुई थी, तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने एसआईआर के बारे में बात की थी, घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, घुसपैठिया तो आप बहुत बखूबी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर, इसकी बात यदि की जाए, आप थोड़ा पीछे जाइए,
सिटीजनशिप जो एक्ट था उसमें संशोधन किया था राजीव गांधी जी ने 1985 में, जब वो जीते थे, जो 1984 में जीते थे बहुमत के साथ, 400 से ज्यादा उनकी सीटें आई थी। और उसके बाद उन्होंने तुरंत उसमें चेंजेस किया था। 6A आर्टिकल लेकर आए थे आसाम के लिए एक्सक्लूसिवली, जिसमें ये था कि 1971 के बाद से पहले, से पहले जितने लोग आए उनको नागरिकता की दी जाएगी। उनको बाकायदा 66 से लेके 71 के लोगों को 10 साल तक वेट करना था, अदरवाइज सबको वोटिंग का अधिकार भी दे रहे थे। तो घुसपैठियों को तो आपने खुद घुसाया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पल्लवी सिंह जी, जवाब ले डॉक्टर राम पांडे। और उनको और कहाँ मैम जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। पल्लवी जी पॉइंट टेकन, पल्लवी जी पॉइंट टेकन। शायद उनको आवाज दी जा रही, प्लीज चेक ऑडियो। डॉक्टर राम पांडे, 66 से 71 के बीच में बांग्लादेश पाकिस्तान का मामला चल रहा था। मतलब बांग्लादेशी जो लोग थे और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था। और 1971 में तो भारत से पाकिस्तान का युद्ध ही हो गया। तो जब 1971 में युद्ध हुआ, 1970-69 में बांग्लादेश में हालात खराब थे, तो वहां के अधिकतम हिंदू भारत आए। 95% हिंदू भारत आए, कुछ मुस्लिम भी भारत आए। तो राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को भारत की नागरिकता, राजीव गांधी ने हिंदुओं को यदि भारत की नागरिकता देने की बात की तो क्या गलत किया? आज आप एक हिंदू को नागरिकता देने की बात करते हैं और पाकिस्तान के नागरिक अदनान सामी को हिंदुस्तान की नागरिकता दे देते हैं। ये मोदी और अमित शाह ने दी है। पाकिस्तानी नागरिक अदनान सामी को 2014 के बाद मोदी और अमित शाह ने भारत की नागरिकता दी है। और राजीव गांधी ऐसा कानून लेकर आए कि जो बांग्लादेश से जो हिंदुओं को जो भगाया गया है, उन हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिले। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं की भी विरोधी हो गई है, उन हिंदुओं को घुसपैठिए बोल रही है। जब हम कहते हैं कि घुसपैठियों का नाम बताइए, ये नाम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हमारे भाई हैं जिनको बांग्लादेश में प्रताड़ित किया गया था, वो भी हिंदुस्तान आए थे। अभी बिहार में SIR हो गई है ना, वहां आपने नाम क्यों नहीं डिक्लेयर किए कि कौन घुसपैठी है? जब ट्रंप हथकड़ी लगाकर भेज रहा है तो हम तो कहते हैं जो घुसपैठिए हैं उनको हथकड़ी लगाकर भेजिए, आपका उनसे क्या हराना है? फिर इन्होंने कहा कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, वैसी भाषा जबान पर आती है। ठीक है, इधर उधर जबान पर आ सकती है, संसद में तो नहीं आनी चाहिए। अमित शाह तो संसद में सबको साला बोल रहे हैं, बताइए। ये तो अभी 2-3 दिन पुरानी बात है ना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब बताइए अमित शाह की परवरिश कैसी हुई होगी? क्या इसी कारण उनको तड़ी पार किया गया था? क्या इसी कारण संजीव भट्ट जेल में सड़ रहे हैं? क्या इसी कारण हिंदू सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया है? सुप्रिया नेत्री जी तो ट्विटर पे लिखती हैं अभद्र भाषा का प्रयोग, वो भी एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए। सर एक को बोलने दीजिए सर। देखिए, फिर संसद में ही संविधान निर्माता का कितनी इंसल्ट किया। अंबेडकर क्या ला रखा है? बताइए, जिस इंसान ने संविधान बनाया, हम और आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, भाई वोट चोरी की बात क्यों हो रही है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं? आज SIR के माध्यम से हमसे सबूत मांगा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी हो या नहीं। मतलब 80 साल से जो इंसान देश में रह रहा है, उससे कहते हैं आप सबूत दीजिए कि आप हिंदुस्तान के हो कि नहीं। आप यदि सबूत नहीं दे पाते हो तो आप घुसपैठी हो। आज हमारे आदिवासी समाज के लोग ऐसे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं उनके गांव में गया हूं, उनके जंगल में गया हूं, उनके पास सबूत रखने के, कागज रखने की जगह ही नहीं है, झोपड़ी बनी हुई है। कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं लाखों, जो आज यहाँ है कल वहां है, जिन लोगों को हम बंजारा कहते हैं। तो आप तो करोड़ों हिंदुओं को आप घुसपैठिया बता रहे हैं, और वही बात आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी इसी बात को बोल रहे हैं। परिवारवाद कितना आप नाटक करते हो? आप बताइए, जिसके पिताजी 7 बार विधायक रहे, जो स्वयं 5 बार विधायक रहा है और कहते हैं नए का मौका दे दिया, उसको आपने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सब नहीं आती आपको। मध्य प्रदेश का जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, उसके पिताजी सांसद रहे। कर्नाटक का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और पास्को एक्ट चल रहा है उनके ऊपर। पास्को एक्ट मतलब 18 साल से कम बच्ची के साथ यदि आपने गलत काम किया है, करने का प्रयास किया है, उसके बेटे को आपने कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। ठीक है, पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष आपका परिवारवादी है। मतलब आपको शर्म नहीं आती है कुछ भी बोलने के पहले? मतलब दूसरे पर आरोप लगाओगे गालियों का। आप बताइए, पप्पू बोलने की शुरुआत किसने की 2014 से?
2014 से ही देश में नफरत बढ़ी है ना। आज भी आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, अंध भक्तों की करोड़ों गालियां मिलेंगी विपक्ष के नेताओं के लिए। और फिर आप तो संसद में गालियां देते हैं। शशि थरूर के लिए क्या कहा था? उनकी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आज उसी शशि थरूर को आप पुतिन से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं, उसी शशि थरूर को आप विदेश ले जा रहे हैं, और उनकी पत्नी का आपने अपमान ठीक है किया। डॉक्टर रामपाल, ज्यादा वक्त नहीं है। राकेश आपने। प्रजापति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा आप लेट से आए राकेश जी। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आपके पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए टिप्पणियां की हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल किया है या कुछ ऐसी बातें कहीं जो पॉलिटिकल सटायर से थोड़ा सा ऊपर हो गया, बिलो द बेल्ट इसको अटैक कहते हैं। आपको नहीं लगता कि राजनीति में वाद विवाद प्रतिवाद ये होना चाहिए, लेकिन भाषा का जो एक भाषा की जो लिमिट है वो भी तय होनी चाहिए कि नेता किससे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, चाहे वो सुप्रिया सिरनेत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। राकेश प्रजापति। बिल्कुल ठीक है, अगर किसी ने कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है तो मैं करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन साथ यही डिबेट आप जब राहुल गांधी के लिए भाजपा के प्रवक्ता ने, जिसका नाम है पिंटू महादेवन, उन्होंने टिकट पर बैठ करके ये कहा था मैं गोली मार दूंगा, ठीक है ना। भाजपा की पूर्व विधायक है, उन पूर्व विधायक ने ये कहा था कि जिस तरीके से तुम्हारी दादी की हत्या हुई है पीछे प्लीज रेज द वॉल्यूम। जी जी राकेश जी। उसी प्रकार से एक आम कार्यकर्ता अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देता है। तब आपने एक डिबेट की होगी किसी प्रकार से, जब तो अरे ये जो कार्यकर्ता है आसपास की महिला है, राजस्थान की दुश्मन की दिल्ली करके ऐसी उसका ने उसकी आम मर्यादित भाषा माननीय अखिलेश यादव के लिए तब आपने इसी तरीके से भाजपा के हजारों कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी और प्रत्येक नेताजी के लिए न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके की गालियों को देने का कार्य आपने। सबसे बड़ी बात हम लोग जी, देश के प्रदेश में बहुमूल्य समय है, ठीक है राकेश जी, थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, देयर इज ग्लिच इन ऑडियो। आलोक जी के पास है। डॉक्टर आलोक पांडे, अब सम अप करने का वक्त आ गया, डिबेट में ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सही कर रही है या कांग्रेस सही कर रही है, दोनों ही पार्टियाँ गलत कर रही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो पिछले 10 साल 15 सालों में जो पॉलिटिकल सटायर का लेवल गिरा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान रहा हो पीएम के लिए, चाहे पीएम मोदी का बयान रहा हो, राहुल गांधी को उनके भाषणों में हमेशा से संयमता दिखती थी। प्रियंका गांधी आज भी बोलती हैं तो उनको सुनने का मन करता है। पार्लियामेंट में जब प्रियंका गांधी ने चुनाव सुधार पर जब वो बोल रही थी, जब वो वंदे मातरम पर बोल रही थी, तो लोग सुन रहे थे और लोगों ने तारीफ की, मीडिया में हम जर्नलिस्ट भी तारीफ कर रहे थे कि राहुल गांधी से ज़्यादा प्रभावशाली उनका भाषण था। पीएम मोदी अच्छे वक्ता है, जब पीएम बोलते हैं तो हम उनकी भी तारीफ करते हैं। अनुराग ठाकुर भी एक अच्छे वक्ता हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में वक्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी भी अब धीरे धीरे उसी लेवल पर आने लगे, जबकि उनके भाषणों में ऐसी बात कभी भी नहीं मिलती थी। देखिए, राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे। तो जब हरा ना पाने की खीज है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे सहमत ना हो, 1 मिनट दूंगा आपको, आ रहा हूं। और तो कोई जी क्योंकि मुझे और कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि एक दूसरे की जो एक्सेप्टेंस है वही बात है ना। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर पा रहे हैं सत्ता पक्ष में, तो राहुल गांधी तो भाई उनके घर में दादी भी प्राइम मिनिस्टर, नाना भी प्राइम मिनिस्टर, फादर भी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हम बस पड़े होंगे या तो प्राइम मिनिस्टर अपना एक सर्वेंट की तरह रखेंगे, यूज करेंगे मनमोहन सिंह की तरह, या फिर हम खुद जब चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। एकमात्र ये फैमिली है जो प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखती थी, ऑन करती थी। जैसा चाहे मनमोहन सिंह ऐसा काम करो, कर दिया मनमोहन सिंह ने, ऐसे ही रखा है मनमोहन सिंह को। इस देश की डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य देखिए कि एक विदेश से आई महिला इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का कैसे मजाक उड़ाती है। वो एक प्राइम मिनिस्टर रख लेती है अपने घर में। आप सोचिए तो किस लेवल का लोकतांत्रिक अपमान किया है। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थी और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करती थी, मनमोहन सिंह रूस के पुतिन से मिलती थी और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उस मीटिंग में गायब हो या पीछे से कोने में खड़े मिलते थे।
ये हालत कर दी थी भारत के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर पद को अपने घर में 10 साल तक ऐसे सर्वेंट रखे, वो प्राइम मिनिस्टर पद का सम्मान नहीं कर सकता। नफरत बहुत लेवल तक है। और दूसरा, राहुल गांधी को लगता है वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ गांधी परिवार से हैं, प्राइम मिनिस्टर है तो रखते हैं या प्राइम मिनिस्टर पैदा करते हैं। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, 1 मिनट आपके पास है, 1.25 मिनट सर। डॉक्टर राम पांडे प्लीज गो अहेड। देखो, पहली बात तो राजनीतिक विश्लेषकों का स्तर बहुत गिर गया है। हमारे अर्थशास्त्री जो देश की जीडीपी को 10 तक ले गए थे, उनको नौकर बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे आलोक पांडे जी के ऊपर। दूसरा, नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं मानती है, क्योंकि वोट चोरी से बने हैं। इनके पार्षदों को पार्षद नहीं मानती, विधायकों को विधायक नहीं मानती, सांसद नहीं मानती। वो प्रधानमंत्री होंगे तब तो बुरा लगना चाहिए। ये वोट चोरी से बने, चोरों को कोई इज्जत नहीं देता। ये चोर हैं, वोट चोरी करके बने हैं। और आपको धन्यवाद कि आपने इस डिबेट को रखा, जिससे कम से कम दिल्ली में हमारे जो लाखों कार्यकर्ता जो पहुंचे थे। क्लोजिंग कमेंट पल्लवी सिंह जी, लास्ट 1 मिनट। पता चला डॉक्टर राम पांडे पॉइंट टेकन। विश्वास करना ठीक है पल्लवी जी, क्लोजिंग कमेंट लास्ट 1 मिनट। कांग्रेस पार्टी इनके आलोक जी, मैं आ रहा हूं, पक्ष में आ रहा हूं। अगर फैसला नहीं आता था तो इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता था। वोट चोरी की बात ये कर रहे हैं। पूरे देश में इमरजेंसी लगाने वाले, और खुद मतलब शर्मनाक काम तो आप लोगों ने किया है। जनता अभी तक भूल नहीं पाई है, इसीलिए आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है कि। और नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो जनता के बीच से आए हैं, जनता के नेता हैं, इसीलिए जनता ने उनको स्वीकारा है। राहुल जी, वही बात है ना, परिवारवाद आपके घर से ही निकला। बिल्कुल टाइम नहीं बचा मेरे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, पर बहुत परिवार बता दिए। आपकी पार्टी में सिर्फ एक परिवार फल फूल रहा है, वो है राहुल परिवार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को। पल्लवी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। डॉक्टर राम पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश प्रजापति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही।